नमस्कार, देख रहा है इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। तो शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। बहुत अहम बैठक ये मानी जा रही है और उसकी बड़ी वजह यह है कि 11 महीनों के बाद ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है और मंत्री जो है वो पिछले 12 सालों के कामकाज की रिपोर्ट यहाँ पर सौंपेंगे। पश्चिम एशिया संकट को लेकर भी इस बैठक में चर्चा संभव है। पेट्रोल डीजल के दाम पर भी चर्चा हो सकती है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, बहुत अहम बैठक ये मानी जा रही है इस मंत्रिपरिषद में, क्योंकि 11 महीनों के बाद ये बैठक हो रही है। ऐसे में कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा, क्या कुछ डिटेल सामने आ रहे हैं? ये देखिए, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य हैं, यानी कि प्रधानमंत्री को छोड़ दें तो 71 मंत्री हैं इस समय। प्रधानमंत्री सहित 72 मंत्री होते हैं और सभी के सभी इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं, जिसमें से 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 5 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं और 36 जो है वो राज्य मंत्री हैं। सभी इसमें शामिल होंगे। तकरीबन 1 दर्जन मंत्रालयों का यहाँ पर प्रेजेंटेशन होने जा रहा है, जिसके मंत्रालयों के सचिव इस प्रेजेंटेशन को रखेंगे। इसमें वित्त है, कृषि है, श्रम है, वाणिज्य है, रेलवे है और इसके अलावा देखिए तमाम जो मंत्रालय हैं, महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, सबका प्रेजेंटेशन होगा। इस प्रेजेंटेशन में सरकार के पिछले 2 साल के कामकाज और पिछले कहा जाए तो 12 साल में जो योजनाएं शुरू हुई हैं उनसे जुड़े हुए अपडेट इस प्रेजेंटेशन में दिए जाएंगे। ओवरऑल प्रेजेंटेशन मंत्रालय का होगा, मंत्रालय की उपलब्धियां, मंत्रालय की योजनाओं की जमीन पर असर और भविष्य में इनमें क्या सुधार की गुंजाइश है, ये सब कुछ रखा जाएगा। महत्वपूर्ण बैठक है। आमतौर पर ये हर 6 महीने में, 3 महीने में भी कई बार हुई है, लेकिन इस बार ये अंतराल लंबा हो गया है क्योंकि इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे राजनीतिक मसलों में भी व्यस्त रहे। तो ये जो इस बार का जो बैठक है मंत्रिपरिषद की, ये लंबे समय बाद हो रही है। लेकिन इस मंत्रिपरिषद की बैठक के कई मायने भी हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जब रिपोर्ट कार्ड लिया जा रहा है मंत्रियों का, तो जो मंत्री अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए होंगे, जिनके मंत्रालयों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, उसको आने वाले समय में जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार या फेरबदल होगा तो इस बात का असर उनके मंत्रालय पर आ सकता है या उनकी कुर्सी पर आ सकता है। बिल्कुल विकास, यहाँ पर इस वक्त दुनिया भर में अगर देखा जाए तो कई तरह के संकट देखने को मिल रहे हैं युद्ध के चलते। खासकर अगर पश्चिम एशिया संकट की बात की जाए, पेट्रोल डीजल के दामों को हम लगातार देख रहे हैं, जिनमें बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है क्योंकि कंपनियां बड़े घाटे में इस वक्त चल रही हैं। ऐसे में ये भी अहम मुद्दे होंगे इस मंत्रिपरिषद की बैठक में। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात का जिक्र किया जाएगा। उनका तकरीबन 45 मिनट लंबा एक भाषण होगा इस मंत्रिपरिषद की बैठक में, जिसमें न केवल अंतर्राष्ट्रीय संकट, खासतौर पर ईरान अमेरिका इजराइल के वॉर की वजह से, हॉर्मुज बंद होने की वजह से जिस तरह की असर भारत और दुनिया भर में पड़ रहा है, उसका जिक्र किया जाएगा। इसके अतिरिक्त देखिए तमाम जो घरेलू मुद्दे हैं उनका भी यहाँ पर जिक्र होगा। नक्सल फ्री हो गया है भारत 30 मार्च को, और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त बंगाल विजय की जो ऐतिहासिक उपलब्धि बीजेपी जिसे मानती है, उसका जिक्र यहाँ पर करने वाले हैं। तमाम अन्य मसले हैं जो घरेलू स्तर पर इस समय हैं, उनका भी जिक्र करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 45 मिनट का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा, उसमें वो और किन किन मुद्दों को छुएंगे, ये जानना और देखना बहुत दिलचस्प होगा। अदिति, बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए विकास, लौटेंगे आपके पास कुछ ही देर में। तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें तमाम मंत्रिपरिषद के मंत्री शामिल होंगे। और अब आगे बढ़ रहे हैं, बात करते हैं मुंबई के बांद्रा की, जहां बीएमसी के अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान बुधवार को अचानक हिंसा भड़क गई, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया, जिसके बाद पुलिस के साथ उनकी झड़प होती है और ये झड़प पत्थरबाजी में बदल गई। पुलिस ने इस मामले में अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 100 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। मंगलवार को मुंबई के बांद्रा में बीएमसी का अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था। लेकिन इस कार्रवाई के दूसरे दिन जब अवैध मस्जिद ढहाने की बारी आई तो पूरा माहौल अचानक हिंसा में तब्दील हो गया।
बुलडोजर कार्रवाई का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में भारी पथराव हुआ। बड़ी संख्या में लोग उग्र हो गए। पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया गया। जब भीड़ नहीं मानी तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से अतिक्रमण का विरोध किया गया। महिलाओं के हाथ में जो कुछ है वो पुलिस कर्मियों पर फेंक कर मारा जा रहा है। पानी से भरी बाल्टी, बर्तन, सब कुछ। और पुलिस इस उग्र भीड़ को रोकने की पूरी कोशिश करती दिखी। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान 7 पुलिसकर्मियों समेत 10 लोग घायल हो गए। 2 अवैध मस्जिद, एक उस तरफ थी और दूसरी बड़ी मस्जिद यहाँ ठीक सामने जो आप देख सकते हैं वहाँ पर थी, और जिसे डिमोलिश करते वक्त जो यहाँ पर भीड़ थी वो उग्र हो गई और कहीं ना कहीं पत्थर और हाथ में जो आया वो पुलिस को मारने लगी। और ऐसे में पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक तरीके से लाठी चार्ज करना पड़ा और बड़े पैमाने पर लाठी चार्ज हुआ। कई पुलिसकर्मी कहें या फिर आंदोलनकारी एक तरीके से घायल हुए और अब तक जो बताया जा रहा है लगभग 100 से 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है मुंबई पुलिस द्वारा और 16 आरोपियों को, आंदोलनकारियों को हिरासत में लिया गया, अरेस्ट किया गया है। ये पूरा मामला क्या है ये आपको बताते हैं। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर मुंबई के पश्चिम रेलवे ने बांद्रा के गरीब नगर में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। करीब 500 अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। रेलवे ने कार्रवाई को लेकर वहां पहले से ही नोटिस दे दिया था। रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे का ये संवेदनशील मामला कानूनी प्रक्रियाओं के चलते साल 2017 से कोर्ट में लंबित था, जिस पर अब फैसला आया है। उसी क्रम में बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई के दौरान एक अवैध मस्जिद को ढहा दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उग्र हो गए और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। बुधवार को हुई इस हिंसा में शामिल लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में 15 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 100 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज की गई है। जो केस इस मामले में लगाए गए हैं वो है दंगा भड़काने का केस, सरकारी काम में बाधा डालने का केस, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का केस, सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने का केस। फिलहाल इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस CCTV फुटेज और वीडियो क्लिप्स के आधार पर अन्य फरार आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। लखनऊ के पास मलिहाबाद में मस्जिद कब्रिस्तान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पासी समाज ने किले को अपने वंश के राजा कंस का किला बताया। उसमें मंदिर होने का भी दावा किया गया है और इसके साथ ये दावा किया गया कि उनकी विरासत को झुठलाकर उस पर कब्जा कर लिया गया। अब इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक को चिट्ठी लिख दी गई है। और राजपासी राजा कंस जो थे वो पुराने नागवंशी थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद में इस ऐतिहासिक धरोहर को लेकर पासी समाज ने हुंकार भर दी है। दावा किया गया है कि मलिहाबाद के कासमंडी में जिसे आज मस्जिद और कब्रिस्तान का रूप दिया गया है वो असल में 11वीं सदी के प्रतापी राजा कंस का अभेद्य किला था और इसके भीतर सनातन काल से महादेव की पूजा अर्चना हुआ करती थी। पासी समाज के इस दावे की गवाही खुद इतिहास के पन्ने और सरकारी दस्तावेज भी कर रहे हैं। लखनऊ के गजेटियर के अनुसार 11वीं शताब्दी के अंतिम दौर में काकोरी और मलिहाबाद का ये पूरा इलाका पासी राजा कंस के प्रभाव में था। जब विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी अवध क्षेत्र को रौंदने के लिए आगे बढ़ा तो राजपासी राजा कंस ने उसका डटकर सामना किया। अंग्रेजी गजेटियर में साफ साफ लिखा गया है कि इसी कासमंडी के पास सालार मसूद के 2 सेनापतियों सैयद हातिम और खातिम को राजा कंस ने युद्ध के मैदान में ढेर कर दिया था। बसाने वाले जो थे राजा कंस पासी थे
और ये साफ साफ गजेटियर भी कह रहा है। तो ये मकबरा बता रहे हैं और अपना तीर्थ स्थान बता रहे हैं। ये किस हिसाब से बता रहे हैं, हमारे समझ के परे है। क्या भारत देश में विदेशी आक्रांताओं को भी वो तवज्जो मिलने लगा है? स्थानीय परंपराओं और क्षेत्रीय इतिहास में राजा कंस को अवध की धरती पर विदेशी आक्रमण का कड़ा प्रतिरोध करने वाला एक महान योद्धा माना जाता है और उन्हें पूजा जाता है। लेकिन आरोप है कि वर्तमान समय में इस पूरे ऐतिहासिक धरोहर का स्वरूप ही बदलने की कोशिश की जा रही है। किले के अंदर नई कब्रें बनाने के साथ साथ हर शुक्रवार को इसे नमाज के केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे पासी समाज की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंच रही है। हमारे राजा का किला तो कई क्षेत्रों में फैला हुआ था, लेकिन जो मेन उनके स्थान है उस पे अगर सीमेंटेड कब्रें बनाई जाएंगी और हरे कपड़े डाले जाएंगे, हरी पेंट लगाई जाएगी और वहां पे नमाज पढ़ी जाएगी और अपने शहीदों का घर बताया जाएगा, तो तमाम हिंदू भी वहां शहीद हुए थे। हमारा स्मारक कहाँ गया? राजपाशी राजा कंस का स्मारक कहाँ गया? कौन देगा हमें, कौन देगा? हमारे संवाददाता अजय दुबे ने उस जगह का जायजा लिया, ये समझने की कोशिश की कि आखिर अवशेष क्या कहते हैं और दावा क्या किया जा रहा है। लखनऊ के नजदीक मलिहाबाद में एक इमारत जिसको लेकर पूरा विवाद है, जिसे पासी समाज राजा कंस का मठ कह रहा है और एक तरफ उसके मकबरे होने और इस पूरे इलाके में लाशों को गाड़ने का इंतजाम, कब्रिस्तान का इंतजाम है, ये दावे किए जा रहे हैं। इमारत दिखाते हैं आपको, वो विवाद का जड़, वो विवाद का हिस्सा ये इमारत है। और यहाँ पर जो खड़े हैं इनके हाथों में कुछ दस्तावेज हैं, दस्तावेजों तो शुरू करेंगे, लेकिन जरा कागज को रखिए और जो दिख रहा है उससे बात शुरू करते। जरा बताइए क्यों ये लग रहा है कि राजा कंस का जगह है? सबसे पहले इस नेम प्लेट पे जाइए, ये अभी आप देखिए, उर्दू में लिखा हुआ 1000 साल पहले। अरे भाई ये साइड में सीमेंट देखिए ना, ये सीमेंट देखिए, ये क्या 1000 साल पहले वाली सीमेंट है? ये अभी 2 महीना पहले वाली सीमेंट है। कौन करके गया? आप लोग रह रहे थे या नहीं? अरे यहाँ के लोकल के लोगों ने बताया कि अराजक तत्व आते हैं बाहर से, जो अपने विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडल करके यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं, वही लोगों ने ये काम किया है, जो चिंता का विषय है, जो सनातन सभ्यता को रौंदने का काम कर रहे हैं। अजय ने आगे जो बताया वो भी बहुत हैरान करने वाला नजर आया। जो साक्ष्य वहाँ दिख रहे हैं, जो हम छत तक तो ना स्पर्श करके दिखा सके, लेकिन यहाँ आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो बनावट है एक नाग के आकार की, ये नाग का उठा हुआ फन है और सामान्यतः नाग में जो एक शेप दिखाई देता है वो शेप, अलग अलग तरह के कट्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तोड़ा गया है, कई सारे हैं कतारबद्ध जो तोड़े हैं, जो कुछ एक बचे हैं। समाज की तरफ से कही जा रही बात है, मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है और एक आक्रोश है मन में, उस आक्रोश को जाहिर कर रहे हैं। जो ये एक इमारत है, इस इमारत पर रंग जो चढ़ा हुआ है उस रंग का विरोध है, जो विचार है उसका विरोध है और अब जो नमाज के लिए लोग आएंगे उनका विरोध कर रहे हैं। अपनी संस्कृति और पूर्वजों के इतिहास को बचाने के लिए पासी समाज के नेता सूरज पासवान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने गुहार लगाई है। मांग साफ है, इस प्राचीन धरोहर की सच्चाई को सामने लाया जाए और पासी समाज की आस्था के इस केंद्र को उसका खोया हुआ गौरव वापस दिलाया जाए। अब देखना होगा मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गई इस मांग के बाद प्रशासन इस ऐतिहासिक स्थल को मुक्त कराने के लिए क्या कदम उठाता है। मलियाबाद से अजय दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और बात पश्चिम बंगाल की, जहां पर हर चुनाव के दौरान घुसपैठियों का मुद्दा खूब उछला। बीजेपी के अहम मुद्दों में वो हमेशा शामिल रहा और अब बंगाल में बीजेपी की ही सरकार है। ऐसे में उसी घुसपैठियों के मुद्दे पर बीजेपी अब सुपर एक्शन मोड में आ चुकी है और उसने शुरू कर दिया है घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अब बनाया है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट प्लान। बंगाल में वो दौर शुरू हो गया है जिसकी न जाने कितने दिनों से सिर्फ प्रतीक्षा ही चल रही थी कि घुसपैठियों के खिलाफ पुख्ता इंतजाम, घुसपैठियों को भगाने के लिए फूल प्रूफ तैयारी की जाए, बॉर्डर को सुरक्षित बनाया जाए। और ये तस्वीरें उसी प्रतीक्षा, उसी इंतजार के खत्म होने की जीती जागती तस्वीरें हैं। बांग्लादेश से सटी भारतीय सीमा में कूच बिहार के चंगराबंधा में बाड़ और पिलर लगाने का काम शुरू हो चुका है, यानी घुसपैठियों के खिलाफ पहला प्रहार एक्टिव मोड में आ चुका है। लेकिन इस पहले प्रहार के बाद जो कुछ पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने जो ऐलान किया है, उसके बाद से घुसपैठियों में हड़कंप मचा हुआ है। ये उससे भी भीषण प्रहार है। सीए এর আওতায় যারা নেই তারা হলেন কমপ্লিটলি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইনফিল্ট্রেটরস। তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ
গ্রেপ্তার করবে এবং ডিটেন করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে বিএসএফ এর হাতে। घुसपैठियों के खिलाफ इस एक्शन प्लान को शुभेंदु अधिकारी ने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट वाला मिशन बताया है। उन्होंने साफ कर दिया है अब घुसपैठिए बचेंगे नहीं, उनको सरहद पार जाना ही होगा और इसके लिए समूचे बंगाल में प्लान एक्टिव कर दिया गया है। এবং বিএসএফ তারা বিডিআর এর সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে ডিপোর্ট করার ব্যবস্থা করবে, অর্থাৎ ডিটেক্ট, ডিলিট, এবারে ডিপোর্ট। এই আইন আজ থেকে কার্যকর হলো। মাননীয় ডিজিপিকে এবং হোম সেক্রেটারিকে বলে দেওয়া হলো পশ্চিমবঙ্গের বর্ডার সন্নিহিত সমস্ত থানাগুলিতে এই আইন দেশের স্বার্থে, পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে আমরা আজ থেকে কার্যকর করলাম। इसका साफ मतलब है जो लोग CAA के तहत दायरे में नहीं आते उन्हें पकड़कर डिपोर्ट किया जाएगा। इसके लिए उन्हें बीएसएफ को सौंपा जाएगा, जिन्हें बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। साल 2004 में केंद्र सरकार ने संसद में लिखित जवाब में 1 करोड़ से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों के भारत में होने की बात कही थी और उसके बाद की रिपोर्ट में दावा किया जाता रहा है कि घुसपैठ कभी बंद नहीं हुई। हर साल बड़ी संख्या में बांग्लादेशी भारत आते रहे। बंगाल से सटी बांग्लादेश की सीमा करीब 2217 किलोमीटर की है, जिसपे 1600 किलोमीटर में बाढ़ लग चुकी है, जबकि 500 किलोमीटर से ज्यादा का हिस्सा नदी, नहरों और भूमि विवाद की वजह से अब तक खुला था। उस खुले हिस्से से बड़े पैमाने पर घुसपैठ के आरोप लगते रहे। ये SRF का काम होगा तो उसके लिए जमीन जो हम लिए है उसका मापी हो रहा है। इसका परमानेंट डिमार्केशन हो जाएगा आपसे। इसके बाद इधर फेंस और रोड बनेगा। कितना दिन तक यहाँ पर नहीं था? इधर ये काफी टाइम से डिले चल रहा है, 5 साल से। ये क्या स्टेट गवर्नमेंट की वजह से जो रुका हुआ था काम? स्टेट गवर्नमेंट की वजह से। लगभग 1 किलोमीटर है। अच्छा, कौन सा इलाका है? ये चक्राबंदा एरिया। उसी खुले हिस्से में अभी 27 किलोमीटर में बाढ़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंप दी गई है, जिनमें बाढ़ लगाने का काम शुरू भी हो चुका है। सरकार ने साफ कर दिया है भारत कोई धर्मशाला नहीं है, अवैध घुसपैठियों को हर हाल में जाना होगा। भारत तो कोई धर्मशाला नहीं है ना, जो भी आए यहाँ पे रह सकते हैं। जो रिफ्यूजीज आए हैं उनको सीएए के माध्यम से हम नागरिकता देंगे। सीएए के माध्यम से उनको नागरिकता मिलेगी, लेकिन जो रिफ्यूजी नहीं है उनको वापस जाना पड़ेगा अपने देश में। वहीं टीएमसी इस पूरे मसले को जबरदस्ती पब्लिसिटी स्टंट बनाने के आरोप लगा रही है। ये तो उनका वादा था चुनाव में कि वो बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन देंगे, उसी को पूरा किया। इसको लेकर इतना खबर बढ़ाने का कुछ नहीं है। जमीन तो उधर बंजर पड़ा रहता है, उसको कोई वैल्यू नहीं है। इसी को करके वो इतना पब्लिसिटी के वो ले रहे हैं। हालांकि खास बात यह है कि फेंसिंग को लेकर जिस भूमि विवाद की बात कही जा रही थी, अब वहां के लोग खुश हैं। लोग बता रहे हैं कि उन्हें जमीन पर 3 गुना रेट पर मुआवजा मिला है। আমাদেরকে যে জমিনের দাম যেটা বলছে কি আপনাদের 3 গুণ দেওয়া হবে। सियासत अपनी जगह और देश की सुरक्षा का मुद्दा अपनी जगह, इससे कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं बंगाल सरकार की इस नई मुहिम से घुसपैठ रोकने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब बात धर्मनगरी हरिद्वार की, जहां पर गंगा नहर में कथित तौर पर चिकन बिरयानी फेंके जाने का मामला सामने आया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद स्थानीय साधु संत और हिंदूवादी संगठनों ने कार्रवाई की मांग की है। सवाल यह है कि सच आखिर क्या है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो हरिद्वार का बताया जा रहा है। दावा किया गया है कि इस वीडियो में कुछ लोग गंगा में चिकन बिरयानी फेंक रहे थे। तभी वहां मौजूद लोगों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। इस दौरान वीडियो बना रहे युवक ने उन दोनों लोगों से हाथापाई और गाली गलौज भी की। ये भाई जो है, दोनों भाई अभी इन्होंने यहाँ गंगा जी में बिरयानी के चावल डाले हैं। ये चावल यहाँ पड़े हुए भी देख सकते हैं आप, और ये इसकी गाड़ी का नंबर है। ठीक है, ये टप इन्होंने पूरा यहाँ चावल का बिरयानी का पलटाने की कोशिश कर रहा है। देखो ये है, जान दो जा 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 जा। और एक ये है दूसरा। ये वीडियो हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर के जटवाड़ा पुल के पास का बताया जा रहा है। वीडियो बनाने वालों का आरोप है कि कुछ लोग मोटरसाइकिल पर नीले रंग के ड्रमों में भरकर चिकन बिरयानी लाए और उसे गंगा नदी में फेंक दिया।
इस घटना के सामने आने के बाद हरिद्वार के साधु संत और हिंदूवादी संगठनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये एक वीडियो हरिद्वार ज्वालापुर से वायरल हो रहा है। नॉनवेज की बनी सामग्री मां गंगा में डालकर एक प्रकार से ये हिंदू धर्म को अपवित्र करने की एक साजिश है, षड्यंत्र है। इनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। कुंभ क्षेत्र में पूरा बड़ा क्षेत्र आता है, व्यवस्थाओं के मद्देनजर बड़ा क्षेत्र कुंभ का किया जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि वहाँ अन्य लोग भी, मैं कह रहा हूँ श्रद्धालु नहीं, स्थानीय लोग भी स्नान करते हैं और भी लोग करते हैं, लेकिन क्यों ऐसी जगहों पर जानबूझ पर जितना भी है गंगा का जल तो जिसमें भी मिले, एक पात्र में मिल जाता है, तो उसको भी हम एक साधारण जल में भी गंगा की 2 बूंदें मिल जाएंगी तो हम उसको गंगा जल मान लेंगे, तो गंगा से ही तो निकल कर जा रहा है। लेकिन इस प्रकार की चीज़ें करना बिल्कुल ये माफी योग्य नहीं है, ये अमर्यादित है। इन दिनों हरिद्वार में लगातार लाखों की संख्या में 4 धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे में इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। पुलिस प्रशासन ने वीडियो का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही, कोलकाता कोर्ट का आरजीकर केस पर बड़ा आदेश सामने आया है। आरजीकर मामले की अब दोबारा जांच करवाई जाएगी। सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर संभालेंगे जांच की कमान। सबूत मिटाने के आरोपों की भी जांच की जाएगी। तो शुरुआत से पूरी जांच होगी, यानी कि डिनर से अंतिम संस्कार तक जांच की जाएगी। इस पूरे मामले की जांच के लिए किसी से भी पूछताछ की पुलिस और प्रशासन को छूट होगी। हाईकोर्ट ने 25 जून तक इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। अगस्त 2024 का ये मामला है। आपको याद दिला दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बेहद बर्बरता से बलात्कार और हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई थी। मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल और स्थानीय पुलिस पर सबूत मिटाने के आरोप लगे थे और साथ ही लापरवाही के भी गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ट्रिशा की मौत का पूरा सच अभी भी सवालों के घेरे में। उसकी एक एक जानकारी आपको दें उससे पहले हम आपको ट्रिशा शर्मा और उसके पति समर्थ का एक नया वीडियो सामने आया है, वो दिखाएंगे कि किस तरह से दोनों के बीच में किस तरह की केमिस्ट्री थी, किस तरह का रिश्ता था। इस वीडियो में ट्रिशा अपने पति समर्थ के साथ नजर आ रही है। ये दोनों की शादी का वीडियो है। दोनों इसमें आप देख सकते हैं काफी खुश नजर आ रहे हैं। ट्रिशा अपने पति समर्थ से क्या कुछ कह रही हैं वो भी हम यहाँ पर आपको सुनवाएंगे। ये वीडियो दोनों की अलग ही केमिस्ट्री यहाँ पर बयां करता हुआ नजर आता है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, शादी के 5 महीनों के भीतर ऐसी स्थिति आ गई यहाँ पर ट्रिशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। यहाँ पर ये शादी का वीडियो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। harder for her to move because she's changing cities and move into a new home. Otherwise, I will bring Samarth to finally found her marriage. तो ये वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं कि दोनों कितने खुश नजर आ रहे थे। दोनों इस शादी को अपनी मर्जी से कर रहे थे। ये भी इन तस्वीरों के जरिए कहीं ना कहीं बयां हो रहा है। लेकिन उसके बाद जो स्थितियां बनती हैं, 5 महीनों के बाद ट्रिशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। जहां ट्रिशा का परिवार ये कह रहा है कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है, वहीं ट्रिशा के ससुराल वाले ये कह रहे हैं कि आत्महत्या है और इसके पीछे कोई भी साजिश नहीं है। लेकिन दोनों इस शादी की वीडियो में काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और एक दूसरे के बारे में ये कहते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि जैसा जीवन साथी उन्हें चाहिए था वैसा ही मिला है। और अपनी खुशी इस वीडियो में वो जाहिर करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल की गुत्थी जो है वो उलझती ही जा रही है। ट्रिशा की मौत को काफ़ी वक्त बीत चुका है। परिवार वालों ने अभी तक ट्रिशा के शव को स्वीकार नहीं किया है। दोबारा पोस्टमार्टम की वो बात कर रहे हैं, सीबीआई जांच की वो बात कर रहे हैं और यहाँ पर अभी तक ट्रिशा का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है। तो ये तस्वीरें समर्थ और ट्रिशा की शादी की, जिसमें ट्रिशा की माता भी नजर आ रही है। काफ़ी सभी लोग खुश नजर आ रहे हैं। एक मैट्रिमोनियल साइट पे दोनों की मुलाकात हुई थी और उसके बाद दोनों का रिश्ता पक्का हुआ और फिर दोनों की शादी हुई। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद
त्रिशा की जो चैट अपने परिजनों के साथ सामने आई उसमें सामने आया कि वो परेशान थी। सहमी सी रहती है। शादी तो कोई नहीं है। पंडित जी छोड़ दो उसको। यार ये पंडित जी क्या टाइम पास कर रहे हैं आप, पूरा फुटेज पंडित जी खाने वाले हैं क्या? पंडित जी उसको शादी मेरे से करनी है, आपसे नहीं। और हमारे संवाददाता अजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से, जहां पर ये पूरा मामला हुआ है। अजय, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दूसरी पोस्टमार्टम करवाना है उसको लेकर क्या कुछ सामने आ पाया है अब तक कोर्ट की तरफ से? देखिए, कल इस पूरे मामले में दोबारा पोस्टमार्टम की अर्जी पर सुनवाई हुई थी भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और भोपाल कोर्ट ने इस मांग को जो है त्रिशा के परिवार की मांग को जो पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। हाँ, ये जरूर कहा था कि उनके शव को जो है प्रिजर्व करा जाए मध्य प्रदेश में कहीं भी, और जो भोपाल एम्स में जो उनका शव रखा हुआ है वो -4 डिग्री पर रखा हुआ है और ज़रूरत है -80 डिग्री की। तो मध्य प्रदेश में ऐसी कहीं कोई सुविधा नहीं है जहाँ पर -80 डिग्री का टेम्परेचर हो और त्रिशा की डेड बॉडी को प्रिजर्व किया जा सके। आज दूसरा दिन है उस फैसले को आने के बाद, तो परिवार जो है हाईकोर्ट पहुंचा है। हाईकोर्ट में सुनवाई होगी अब इस पूरे मामले में कि उनके जब परिवार की जो मांग है दोबारा पोस्टमार्टम की, वो हाईकोर्ट मानता है या नहीं मानता है, या निचली अदालत के फैसले को ही जो है बरकरार रखता है। बिल्कुल अजय, आप नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। ये वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं जो त्रिशा की शादी का सामने आया है। त्रिशा के परिजन, समर्थ की माता, सभी लोग इस नजर आ रहे हैं। तो माफ कर दीजिए, सब लोग बच्चा समझ के माफ कर दीजिए, सब लोग। तो ये हंसते खेलते चेहरे अब मातम में बदले हुए नजर आ रहे हैं। आपने त्रिशा की शादी की तस्वीरें देखी, जिसे देखकर कौन ये कह सकता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। त्रिशा की मौत को 10 दिन हो गए। बुधवार को अदालत ने दूसरी पोस्टमार्टम याचिका खारिज कर दी और इस बीच परिवार ने 46 मोबाइल नंबरों का कॉल डेटा और डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की यहाँ पर मांग की है। त्रिशा के परिवार का दरअसल ये आरोप रहा है कि पुलिस तक को फोन करने में यहाँ पर त्रिशा के ससुराल वालों की तरफ से देरी की गई है। त्रिशा शर्मा के साथ आखिर क्या हुआ जिसके बाद उसने अपनी जान दे दी? इस केस की जांच हर दिन नए मोड़ ले रही है। इस बीच त्रिशा का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपने कुत्ते के साथ कमरे में नाचती दिख रही है। बैकग्राउंड में धार्मिक गीत बज रहा है। इस वीडियो में वो काफी खुश दिख रही है। ये वीडियो कब का है ये पता नहीं चल पाया है। 12 मई को त्रिशा की मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो मामला आत्महत्या का ही बताया जा रहा है, लेकिन त्रिशा के घर वाले दूसरा पोस्टमार्टम दिल्ली में कराने की मांग कर रहे हैं। हालांकि बुधवार को कोर्ट ने उनकी ये मांग खारिज कर दी। इस सब के बीच दोनों ही पक्षों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। त्रिशा का परिवार मांग रहा इंसाफ। क्या 46 नंबरों में छिपा है त्रिशा की मौत का राज? इस पूरी जांच में अब 46 नंबरों ने एंट्री मारी है। वो 46 मोबाइल नंबर जिनके अंदर त्रिशा की मौत से जुड़े बड़े राज होने की आशंका जताई जा रही है। त्रिशा के परिवार की ओर से ये आरोप लगे हैं कि ससुराल पक्ष ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए जांच को भटकाया, सबूतों से छेड़छाड़ की, सही बात सामने न आए इसके लिए हर उस जगह फोन किया जहां से मदद मिल सके। अब त्रिशा के परिवार ने 46 मोबाइल नंबरों की एक सूची सार्वजनिक की है। आरोप है कि ये सभी नंबर बेहद प्रभावशाली लोगों के हैं। इन नंबरों पर घटना के तुरंत बाद सबूत मिटाने के लिए कॉल किया गया। ये भी आरोप लगाया है कि इस लिस्ट में 2 नंबर सीसीटीवी लगाने वाले लोगों के भी हैं। इन नंबरों में परिवार, घरेलू कर्मचारी, ड्राइवर, करीबी सहयोगी और घटना से पहले और बाद में जुड़े लोगों के नंबर भी शामिल हैं। कई जजों और रसूखदार लोगों के भी नंबर होने का दावा किया गया है। त्रिशा के घर वालों का दावा है कि उसकी मौत के अगले ही दिन उसकी सास और पूर्व जिला जज गिरी बाला सिंह ने मामला छुपाने के लिए लगातार फोन किए।
परिवार ने 46 मोबाइल नंबरों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा, व्हाट्सएप और डिजिटल मेटा डेटा सुरक्षित रखने की भी मांग की है। आज ट्विशा के परिजनों ने 46 नंबरों की एक सूची जारी करते हुए आरोप लगाया कि ट्विशा की मौत के बाद गिरिबाला सिंह ने इन नंबरों पर कांटेक्ट किया। आरोप यह है कि ये नंबर मजिस्ट्रेट, जज और पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ ही सीसीटीवी इंस्टॉल करने वाले लोगों के हैं। आरोप यह है कि पुलिस को सूचना देने के बजाय गिरिबाला सिंह ने इस पूरे जांच को प्रभावित करने की कोशिश की और यही वजह है कि परिजन लगातार रीपोस्टमार्टम की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि हर पहलू से जांच हो रही है। देखो, वो तो हम इन्वेस्टिगेशन में जो ज़रूरी है वो कर ही रहे हैं। हाँ, बाकी आप जिसकी बात कर रहे हैं कि किसी ने किसी से बात किया है, उस बारे में मेरा यही कहना है कि जो भी रेलेवेंट चीज़ें होंगी इन्वेस्टिगेशन में, उन सब पे हम जांच करेंगे। ट्विशा के परिजनों का आरोप है कि पहले दिन से ही जांच में हीला हवाली की गई। सीसीटीवी फुटेज से भी छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। ट्विशा की मौत 12 मई की रात को हुई, लेकिन सीसीटीवी में तारीख 10 मई की दिख रही है। जानकारी के मुताबिक एफआईआर में ट्विशा की मौत का समय रात 10:50 दर्ज है। वहीं ट्विशा के घर के सीसीटीवी फुटेज में शाम 7:20 पर उसे छत पर जाते हुए और रात 8:20 पर उसकी बॉडी को नीचे लाते हुए देखा गया। घर वालों ने जांच और निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। घर वालों के मुताबिक उन्हें एफआईआर दर्ज कराने के लिए चक्कर काटने पड़े। 12 मई की रात ट्विशा की मौत हुई, जबकि 15 मई 2026 की सुबह 2:36 पर एफआईआर दर्ज की गई। सबूतों की अनदेखी के आरोप लगे हैं। ये आरोप लगाया गया है कि आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई। ट्विशा की लंबाई और उसकी जन्मतिथि गलत लिखने के आरोप हैं। एनडीटीवी ने अपनी पड़ताल में पाया था कि ट्विशा के ससुराल से नजदीकी पुलिस चौकी करीब 100 कदम की ही दूरी पर थी। ट्विशा का घर है और हम आगे बढ़ रहे हैं पुलिस चौकी की तरफ। तो यानी कि कोई दौड़ कर भी आता, 5 मिनट नहीं लगते पुलिस तक मदद मांगने के लिए। और जब पति ने, सास ने देखा कि ट्विशा लटकी हुई है फांसी में, अपनी जान देने की वो कोशिश कर रही है, तो मदद के लिए तुरंत उन्होंने क्यों नहीं यहाँ पर किसी को भेजा और क्यों नहीं किसी पुलिस वाले को बुलाया कि देखिए हमारे घर में ये बड़ा हादसा, ये बड़ी ट्रेजेडी हो गई है और आप इसके बारे में कुछ करिए। तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। देखिए, ये रियलिटी चेक है। कितने कदम लगे मुझे? करीब 100 कदम। और मैं इस पुलिस चौकी में हूँ। इस पुलिस चौकी में बताया जाता है रात को तैनात रहते हैं पुलिस कांस्टेबल्स यहाँ की निगरानी करने के लिए, और उस रात भी यहाँ तैनाती रही होगी। वहीं ट्विशा के पति को अब तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि ट्विशा के पति समर्थ के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। जानकारी देने वाले के लिए इनाम की राशि भी बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई है। हमने इनाम राशि बढ़ाई है, 30,000 रुपये किया है इनाम राशि, और लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया है। और गिरफ्तारी के भी हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो जाए। सर, कितनी टीम इसके लिए लगी हुई है? इसमें हमने 6 टीमें बना रखे हैं जो अलग अलग उसमें काम कर रहे हैं। वहीं ट्विशा के घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार अभी तक नहीं किया है, क्योंकि उनका कहना है कि शरीर खत्म हो गया तो कई सबूत मिट जाएंगे और उनकी बेटी की मौत का सच सामने आना सबसे जरूरी है। भोपाल में आकाश द्विवेदी और हरप्रीत कौर के साथ सिकता देव, एनडीटीवी इंडिया। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया। भवाली गांव बाईपास पर एक कार खाई में गिर गई। हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। मृतकों में 2 पुरुष, 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। सभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। पुलिस, एसडीआरएफ और एसएसबी की टीमों ने सभी शवों को खाई से निकालकर सड़क तक पहुंचाया। हादसे के कारणों की जांच फिलहाल की जा रही है। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे का संज्ञान लेते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को मृतकों के शव को परिजनों तक पहुंचाने के निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए। तो यहाँ पर एक दुखद हादसा पेश आया है। आपदा प्रबंधन द्वारा सूचना दी गई थी कि भवाली जो सैनिटोरियम वाला बाईपास है और जो रूट रातीघाट की तरफ जाता है, उस रूट पर एक वाहन गिरने की सूचना पे हम लोगों द्वारा कार्रवाई की गई। महिंद्रा XUV करके गाड़ी थी, नई बैटरी ऑपरेटेड जो गाड़ी चल रही है आजकल, और उसमें 5 व्यक्ति सवार थे, जिसमें से घटनास्थल पर जाके हमारे देखा कि 2 व्यक्ति जो थे, एक महिला और एक पुरुष, गाड़ी में बुरी तरह से फंसे हुए थे। उनको निकाला गया और बाकी जो 3 व्यक्ति थे वो बाहर थे, उन्हें रेस्क्यू किया गया। तो देख रहा है इंडिया में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए। एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।